Welcome back to my YouTube channel. Guys, I hope that you all are doing good. तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सब लोग कमेंट सेक्शन में बता देना कि जेके एसएसबी का पेपर कैसा था और आपने कितने अटेम्प्ट किए, और ये भी बताना कि मेरे वीडियोस ने आपको हेल्प किया है या नहीं। तो चलिए गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम रेडिएशन फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, हाँ देखिए गाइस, जब एक्सरे बीम प्रोड्यूस होती है ना, तो वो एक आइसोट्रॉपिक मैनर में प्रोड्यूस होती हैं। आइसोट्रॉपिक मैनर का मतलब क्या है कि जब ये एक्सरे बीम प्रोड्यूस होती हैं, इट इज प्रोड्यूस्ड इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। ये इक्वल प्रोड्यूस होती हैं हर एक डायरेक्शन में। ठीक है, हाँ, सो व्हेन द एक्सरे बीम इज प्रोड्यूस्ड, इट इज प्रोड्यूस्ड इन आइसोट्रॉपिक मैनर, दैट इज इट इज प्रोड्यूस्ड इक्वल इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, अब एक तो ये आइसोट्रॉपिक मैनर में प्रोड्यूस हुई, एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। इट इज ऑल्सो डाइवर्जेंट, ये डाइवर्जेंट होती हैं, मतलब कि ये सोर्स से निकलती हैं और जब ये आगे जाती हैं तो ये डाइवर्ट होती है। ठीक है, ये डाइवर्ट होती है, स्प्रेड अपार्ट होती है। उसकी वजह से क्या होता है कि जब ये स्प्रेड अपार्ट होती हैं, इट बिकम्स लेस इंटेंस एज इट ट्रैवल्स थ्रू द स्पेस। जब ये स्पेस में से आगे आगे गुजरती हैं तो ये क्या करती हैं, ये लेस इंटेंस बन जाती हैं। ठीक है, इसकी इंटेंसिटी आगे जाके कम होती जाती है। ठीक है, हाँ, तो अब ये जो डिक्रीज इन इंटेंसिटी है, ये जो डिक्रीज इन इंटेंसिटी इस एक्सरे बीम में हुई, इट इज गवर्नड बाय एन इंपॉर्टेंट लॉ कॉल्ड एज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसको, इस डिक्रीज इन इंटेंसिटी को एक इंपॉर्टेंट लॉ रेडियोलॉजी का गवर्न करता है, दैट इज कॉल्ड एज इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्या बोलते हैं उसको? इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब जो इनवर्स स्क्वायर लॉ है, इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या बताता है? इनवर्स स्क्वायर लॉ स्टेट्स दैट द इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे बीम, या इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे बीम, या उसका मतलब है कि एक्सपोजर रेट। ठीक है, एक्सपोजर रेट, द इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे बीम, और यू कैन से द एक्सपोजर रेट from a point source of radiation is inversely proportional to the square of the distance of the object from the source। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ हमें बताता है कि जो एक्सरे बीम प्रोड्यूस हुई, इसकी इंटेंसिटी, या हम बोलेंगे कि एक्सपोजर रेट, जब एक्सरे बीम कहां से निकलती है, पॉइंट सोर्स से निकलती हैं, वो जो इस एक्सरे बीम की इंटेंसिटी है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द ऑब्जेक्ट। यहां से आपको अच्छे से समझ आएगा। दिस इज द सोर्स ऑफ एक्सरेज। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, यानी आपका पेशेंट। ठीक है, हाँ, तो दिस इज द डिस्टेंस डी बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सोर्स। अब इनवर्स स्क्वायर लॉ हमें क्या बताता है कि जो यहां से एक्सरेज निकले, उनकी इंटेंसिटी किसके इनवर्स प्रोपोर्शनल है? कि इस ऑब्जेक्ट और सोर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है ना, उसके स्क्वायर के इनवर्स है, उसके स्क्वायर के इनवर्स है। ठीक है, तो यहां पे आपको एक पॉइंट याद रखना है, मैंने पॉइंट सोर्स की बात की। ये जो लॉ है ना, इट इज वैलिड फॉर ओनली पॉइंट सोर्सेज। ये पॉइंट सोर्सेज के लिए वैलिड है, और ये जो पॉइंट सोर्सेज हैं, इनकी जो डायमेंशन होनी चाहिए, इनका जो साइज होना चाहिए, दैट शुड बी वेरी वेरी स्मॉल। इनका जो डायमेंशन, वो मैं लूंगा आर। पॉइंट सोर्स का जो डायमेंशन है, इट शुड बी वेरी 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 लेस देन द डिस्टेंस। जो हम कंसिडरेशन में यहां पे डिस्टेंस लेते हैं, उसके रिलेटेड वो बहुत ही कम होना चाहिए इन पॉइंट सोर्सेज का डायमेंशन या साइज। तो अब क्या बताता है हमारा इनवर्स स्क्वायर लॉ? अगर हम मैथमेटिकली देखेंगे, इंटेंसिटी जो एक्सरे बीम की है, या एक्सपोजर रेट, आई इज द इंटेंसिटी और एक्सपोजर रेट, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाँ, तो अब लेट अस सपोज मैं दो केसेस लेता हूं। ठीक है, क्या करता हूं मैं दो केसेस लेता हूं। पहले केस में जो सोर्स और ऑब्जेक्ट हैं, सोर्स और ऑब्जेक्ट के दरमियान मैं क्या लेता हूं, इनके बीच में डिस्टेंस d1 है। तो जब डिस्टेंस d1 है, लेट अस सपोज I1 बी द इंटेंसिटी इन दिस केस। ठीक है, हाँ, इसी तरह से दूसरा केस अगर मैं लूंगा,
तो लेट अस सपोज सोर्स और ऑब्जेक्ट के दरमियान कितनी डिस्टेंस है, d2, क्या है d2। तो इस केस में इंटेंस में लेता हूं I2। तो जब मैं इन दो केसेस को कंपेयर करूंगा ना, तो मैं क्या लिख सकता हूं, I1 इसकी इंटेंसिटी डिवाइड बाय इसकी इंटेंसिटी, I1 डिवाइड बाय I2 इज इक्वल टू इसकी इंटेंसिटी डिवाइड बाय इसकी इंटेंसिटी इज इक्वल टू इसकी डिस्टेंस डिवाइड बाय इसकी डिस्टेंस का स्क्वायर। सो मैंने लिखा I1 डिवाइड बाय I2 इज इक्वल टू D2 डिवाइड बाय D1 का होल स्क्वायर। ठीक है, हां, तो ये रिलेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको आगे जाके न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगा। ठीक है, हां, तो ये था आपका इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, इनवर्स स्क्वायर लॉ में आपने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखा है कि इनवर्स स्क्वायर लॉ इज वैलिड फॉर ओनली पॉइंट सोर्सेज, जिनका डायमेंशन कितना होना चाहिए, जिनका डायमेंशन इस डिस्टेंस से बहुत ही कम होना चाहिए। ठीक है, हां, तो अब ये जो रैपिड डिक्रीज होता है ना इंटेंसिटी में, ये जो रैपिड डिक्रीज होता है इंटेंसिटी में, जब हम क्या करते हैं, डिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं, तो ये रैपिड डिक्रीज इसलिए होता है कि जो एक्सरे बीम प्रोड्यूस होती है ना, इट स्प्रेड ओवर एन इंक्रीजिंगली लार्ज एरिया। जब ये आगे जाती हैं तो ये स्प्रेड होती है ओवर ए लार्ज एरिया, तो तभी ये जो इंटेंसिटी है ये इसकी डिक्रीज होती है। ठीक है, आई होप गाइज कि ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, तो चलिए गाइज अब हम इनवर्स स्क्वायर लॉ के कुछ इफेक्ट्स देखेंगे जो कि ये रेडियोलॉजिकल फैक्टर्स को करता है। ठीक है, हां, सबसे पहले हम क्या देखेंगे इसमें, सबसे पहले हम देखेंगे इंटेंसिटी एट पेशेंट। इंटेंसिटी एट पेशेंट पे क्या इफेक्ट रहता है। ठीक है, द इंटेंसिटी एट पेशेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ठीक है, जो इंटेंसिटी पेशेंट पे पड़ जाती है एक्सरेज की, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। इसका मतलब है जितना हम डिस्टेंस ज्यादा रखेंगे, पेशेंट पे एक्सरेज की इंटेंसिटी कम पड़ेगी, एक्सपोजर रेट कम पड़ेगा। ठीक है, जितनी हम डिस्टेंस कम करेंगे तो इंटेंसिटी जो पेशेंट पे पड़ेगा, एक्सपोजर रेट जो पेशेंट पे पड़ेगा वो इंक्रीज होगा। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड फैक्टर है वो क्या है, पेशेंट डोज। पेशेंट डोज इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस ज्यादा करेंगे तो पेशेंट डोज कम होगा, डिस्टेंस ज्यादा तो पेशेंट डोज कम होगा। ठीक है, डिस्टेंस ज्यादा करेंगे तो पेशेंट डोज इस पे कम ही इंटेंसिटी पड़ेगी, कम ही एक्सपोजर रेट पड़ेगा, तो पेशेंट डोज कम होगा। अब अगर हम डिस्टेंस कम करेंगे, डिस्टेंस हम कम करेंगे तो पेशेंट पे ज्यादा डोज पड़ेगा, सो पेशेंट डोज विल इवेंचुअली इंक्रीज। ठीक है, इसके बाद जो फैक्टर है दैट इज रिसेप्टर एक्सपोजर। रिसेप्टर एक्सपोजर का मतलब क्या है, रिसेप्टर एक्सपोजर का मतलब है नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग द इमेज रिसेप्टर, कितने फोटॉन्स इमेज रिसेप्टर को स्ट्राइक करेगी, दैट इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, वो भी डिस्टेंस के इनवर्स प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है कि जितना हम डिस्टेंस ज्यादा करेंगे रिसेप्टर पे एक्सपोजर कम पड़ेगा, जितनी हम डिस्टेंस कम करेंगे रिसेप्टर पे एक्सपोजर ज्यादा पड़ेगा। ठीक है, हां, दिस इज द थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इज रिसेप्टर एक्सपोजर। तो ये तीन फैक्टर्स अब याद रखना। ठीक है, तो चलिए गाइस इसके बाद हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ इनवर्स स्क्वायर लॉ इन रेडियोलॉजी। अगर हम इनवर्स स्क्वायर लॉ पढ़ते हैं तो रेडियोलॉजी में इसकी एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, हां, तो चलिए सबसे पहली एप्लीकेशन क्या है, ऑल पर्सनल शुड स्टैंड एज फार एज पॉसिबल ड्यूरिंग एक्सरे प्रोसीजर्स। ठीक है, जब एक्सरे प्रोसीजर्स होते हैं तो सारे पर्सनल, बी इट ए रेडियोग्राफर, बी इट ए डॉक्टर, बी इट ए रेडियोलॉजिस्ट, बी इट पब्लिक, ए पेशेंट, ठीक है, एन अटेंडेंट, तो वो सब एक्सरे प्रोसीजर के दौरान बहुत ही दूर रहना चाहिए। ठीक है, हाँ, इसके बाद जो दूसरी एप्लीकेशन है इसकी वो क्या है, इमेजिंग रूम्स शुड बी डिजाइनड टू मैक्सिमाइज द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड कंट्रोल कंसोल। जो हम इमेजिंग रूम्स बनाएंगे जहां पे हम ये एक्सरे यूनिट्स इंस्टॉल करेंगे वो ऐसे हमें डिजाइन करने हैं ताकि जो सोर्स और कंट्रोल कंसोल के दरमियान डिस्टेंस है वो मैक्सिमाइज हो जाए। तो इवेंचुअली जब कंट्रोल कंसोल और सोर्स के दरमियान डिस्टेंस मैक्सिमाइज होगी तो इवेंचुअली जो एक्सपोजर रेट है, जो इंटेंसिटी है रेडिएशन की, वो कम पड़ेगी। ठीक है, हाँ, इसके बाद जो तीसरी एप्लीकेशन आपको याद रखनी है, इट इज
अनशील्डेड रेडिएशन सोर्सेज शुड नेवर बी मैनिपुलेटेड बाय हैंड। ऐसे रेडिएशन सोर्सेज जो कि अनशील्डेड हैं, जिनके पास शील्डिंग नहीं होगी, ठीक है, हाँ, तो वो हमें हैंड से कभी मैनिपुलेट नहीं करने हैं, ठीक है, हाँ। तो ये कौन बताता है? इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो फॉर एग्जांपल अगर हम न्यूक्लियर मेडिसिन की बात करेंगे, वहां पे हम रेडियो न्यूक्लाइड्स या रेडियो आइसोटोप्स का यूज करते हैं। तो जब वो रेडिएशन सोर्सेज या रेडियो आइसोटोप्स अनशील्डेड होंगे, उनके पास शील्डिंग नहीं होगी, तो हमें क्या करना होगा? हमें उनको डायरेक्टली हाथ से मैनिपुलेट नहीं करना है, क्योंकि डिस्टेंस कम हो जाएगी उस रेडिएशन सोर्स और बॉडी के दरमियान। तो उससे क्या होगा कि इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज इंक्रीज होगा, एक्सपोजर रेट इंक्रीज होगा, तो वो टेक्नोलॉजिस्ट को क्या होगा? उसको ज्यादा रेडिएशन डोज मिलेगा, ठीक है, हाँ। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? वहां पे हम हैंडलिंग डिवाइसेस यूज करते हैं, जैसे कि टोंग्स, ठीक है। तो दूर से उन अनशील्डेड रेडियो आइसोटोप्स को हैंडल करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, तो उससे क्या होता है? डिस्टेंस बढ़ जाता है और खुद ही इंटेंसिटी क्या होती है? एक्सरेज की कम होती है, ठीक है। दीज आर सम एप्लीकेशंस ऑफ इनवर्स स्क्वायर लॉ इन रेडियोलॉजी, ठीक है। नाउ गाइज, हमारे पास क्या है? हमारे पास दो टर्म्स हैं जो कि हम रूटीनली एक्सरे डायग्नोसिस में यूज करते हैं, ताकि हम क्या डिस्क्राइब कर पाए? जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स है ना, उनकी विजुअल अपीयरेंस को डिस्क्राइब कर पाए, ठीक है। तो वो दो टर्म्स आप याद रखना, ठीक है, क्योंकि एज ए रेडियोग्राफर तो आपको ये दो टर्म्स पता होनी चाहिए। फर्स्ट टर्म इज रेडियो ओपैक। रेडियो ओपैक हम उन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं जो कि एक्सरेज को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, हाँ। तो ऐसे सबस्टेंसेस जो एक्सरेज को एब्जॉर्ब करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? रेडियो ओपैक। फॉर एग्जांपल बून इज ए रेडियो ओपैक सबस्टेंस। या हमारे पास कंट्रास्ट मीडिया जो कि हम कंट्रास्ट प्रोसीजर्स के दौरान इंजेक्ट करते हैं, इट इज ऑल्सो ए रेडियो ओपैक सबस्टेंस, ठीक है, हाँ। तो इसके बाद जो दूसरी टर्म आपको याद रखनी है, दैट इज रेडियोल्यूसेंट। रेडियोल्यूसेंट हम उन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं जो कि क्या होते हैं? जो कि एक्सरेज को अपने में से ट्रांसमिट करते हैं। सो रेडियोल्यूसेंट are the structures or the substances that transmit X-rays, जो कि अपने में से X-rays पास करते हैं। तो अगर हम बॉडी की बात करेंगे, जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं या जो लंग्स होते हैं, दे आर रेडियोल्यूसेंट। मीन्स कि ये अपने में से X-rays को ट्रांसमिट करते हैं। आई होप गाइज कि ये आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो चलिए गाइज, अब हम इनवर्स स्क्वायर लॉ पे एक दो इलस्ट्रेशंस करेंगे, ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिले कि एग्जाम में अगर इस पे कोई न्यूमेरिकल आ जाए तो आपको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, हाँ। इलस्ट्रेशन फर्स्ट, ठीक है। इलस्ट्रेशन फर्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? द एक्सपोजर रेट, आप भी लिखना साथ साथ ये इलस्ट्रेशन, फ्रॉम ए फ्लोरोस्कोपिक एक्सरे मशीन इज 5 रोंटगन पर मिनट एट 50 सेंटीमीटर। What would be the exposure rate at 40 सेंटीमीटर? तो आप भी गाइस ये कीजिए, ठीक है, हाँ। देखिए इसमें क्या दिया है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि एक्सपोजर रेट एक फ्लोरोस्कोपिक एक्सरे मशीन से कितना है? 5 रोंटगन पर मिनट, किस डिस्टेंस पे? 50 सेंटीमीटर पे। इसका मतलब है एक्सपोजर रेट कितना है? I1 इज 5 रोंटगन पर मिनट, ठीक है, पर मिनट। और किस डिस्टेंस पे? यानी D1 कितना है? 50 सेंटीमीटर। तो अब बोल रहा है कि अगर अब डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर होगी तो उस पे कितना एक्सपोजर रेट है? तो यहां से D2 इसने दिया है 40 सेंटीमीटर, तो हमें क्या करना है? हमें एक्सपोजर रेट निकालनी है इस डिस्टेंस पे, तो I2 हमें निकालना है, ठीक है। तो आप इनवर्स स्क्वायर लॉ का यूज करोगे, वो हमें बताता है, वहां पे मैंने बताया कि I1 डिवाइड बाय I2 इज इक्वल टू D2 डिवाइड बाय D1 का स्क्वायर। तो यहां पे मैं
उसको इन्वर्स करूंगा क्योंकि मुझे I2 चाहिए, मैं I2 को ऊपर रखूंगा। I2 डिवाइड बाई I1 इज इक्वल टू D1 डिवाइड बाई D2 का स्क्वायर, D1 डिवाइड बाई D2 का स्क्वायर। तो D1 कितना है? D1 है 50/40 का स्क्वायर, यहां दिया है ना D1 और D2। तो ये किसके बराबर हुआ? 2500 डिवाइड बाई 40 इंटू 40 इज 1600। तो ये 2 0 और ये 2 0 कैंसिल हुए। तो इसका मतलब है कि I2 इज इक्वल टू, ये यहां पे डिवाइड है I1 तो ये वहां पे इंटू होगा 25/16 इंटू I1 कितना है? 5। दिस इज इक्वल टू 125/16 एंड इट कम्स आउट टू बी 7.8 रॉन्टजन पर मिनट। ठीक है, तो ये इलस्ट्रेशन आप भी लिखना क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, हाँ, तो चलिए गाइस अब हम सेकंड इलस्ट्रेशन देखेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड क्या बताती है? इलस्ट्रेशन सेकंड, ठीक है, इफ एसएसडी मतलब सोर्स टू सरफेस डिस्टेंस, ठीक है। इफ एसएसडी इज 100 सेंटीमीटर, कंपेयर द डोज रेट at a point 10 centimeter below the surface to that of given dose rate, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेके एसएसबी में पूछा गया था 2017 में, ठीक है। तो चलिए गाइस इसको हम देखते हैं ये क्वेश्चन क्या बोलता है। हाँ, ये क्वेश्चन क्या बोलता है? इफ एसएसडी सोर्स टू सरफेस डिस्टेंस इज 100 सेंटीमीटर, मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं एक सोर्स लूंगा, ठीक है। डायग्राम बनाना जरूरी है क्योंकि इससे आपको सब कुछ क्लियर होता है। दिस इज सोर्स एंड दिस इज सरफेस। तो इसने क्या बोला है? इसने बोला है कि सोर्स टू सरफेस डिस्टेंस कितना है, यानी इस सोर्स से सरफेस तक 100 सेंटीमीटर है। अब हमें क्या करना है? अब हमें 10 सेंटीमीटर बिलो जाना है सरफेस से और उसका कंपेयर करना है इसके साथ, पहले वाले केस के साथ। तो 10 सेंटीमीटर अगर हम जाएंगे नीचे तो यहां पे हमें कंपेयर करना है कि यहां पे कितना रेडिएशन डोज रेट होगा इसके रिलेटेड, ठीक है। तो आई विल से कि देखिए सोर्स यहां है और यहां से मुझे मेजर करना है, ठीक है, यहां पे। तो दिस इज, अगर मैं ये देखूंगा तो दिस इज 110 सेंटीमीटर्स, दिस इज 110 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो फर्स्ट केस क्या है? 100 सेंटीमीटर्स, है ना। सो मुझे ये और ये कंपेयर करना है, ये और ये कंपेयर करना है। तो मैं क्या लिखूंगा? मैं यहां पे मुझे दूसरे, ये केस नंबर फर्स्ट ये है, केस नंबर फर्स्ट 100 सेंटीमीटर है एंड केस नंबर सेकंड इज दिस, लेकिन मुझे ये डिवाइड बाय ये निकालना है। तो मैं क्या निकालूंगा? I2 डिवाइड बाय I1, यानी सेकंड केस डिवाइड बाय फर्स्ट केस की इंटेंसिटी इज इक्वल टू D1 बाई D2 का स्क्वायर, तो पहला केस क्या है? 100 सेंटीमीटर, है ना, डिवाइड बाय दूसरे केस की डिस्टेंस 110 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। दिस विल गो एंड दिस इज इक्वल टू 100 इंटू 100 डिवाइड बाय 110 इंटू 110, 0 कैंसिल, दिस इज 100 बाई 121 एंड इट कम्स आउट टू बी 0.83, ठीक है। हाँ, सो गाइज दीज आर द टू इलस्ट्रेशंस ऑफ इनवर्स स्क्वायर लॉ। आई होप गाइज कि आज का जो लेक्चर था आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो किसी को कोई डाउट होगा, कोई क्वायरी होगी तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ आपके कलीग्स या फ्रेंड्स को भी हेल्प हो जाए। फी अमानिल्लाह।